नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज की शानदार डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। पटना लौटते ही नीतीश कुमार पर बरसे तेजस्वी यादव, चिराग को दिलाई लालू के उपकार किया। सीएम नीतीश कुमार पहुंचे दिल्ली के एम्स में, डॉक्टर की टीम ने की आंखों की जांच। मेरिट लिस्ट से नाम हटाए जाने से भर के स्टेट अभ्यर्थी सचिवालय के बाहर किया जमकर हंगामा। और भागलपुर में खाकी एक बार फिर से दागदार होते नजर आई। कार्रवाई के बदले पुलिस ने कहा कि खून बहेगा तभी दर्ज होगा मामला। अब खबरें विस्तार से। करीब 2 महीने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना पहुंचे हैं तो उनके तेवर काफी आक्रामक दिखे, खासकर सीएम नीतीश कुमार और बिहार सरकार के खिलाफ। तेजस्वी ने एयरपोर्ट पर उतरते ही दोनों पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कोरोना काल में बिहार सरकार को फेल बताते हुए कहा है कि कोरोना के दौरान नीतीश कुमार ने सभी जनप्रतिनिधि और प्रभारी मंत्री के हाथ बांध रखे हैं, जिसके कारण कोई कुछ भी मदद नहीं कर पा रहा है। तेजस्वी यादव ने बताया कि बिहार में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। नेता प्रतिपक्ष ने लोजपा की टूट के लिए जदयू और नीतीश कुमार को मास्टर माइंड बताया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोजपा को किसने तोड़ा यह सभी जानते हैं। अब चिराग को तय करना है कि आरएसएस के बंच ऑफ थॉट्स के साथ रहेंगे या बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान बचाने वालों के साथ। दिल्ली गए हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, एक बार फिर से कह रहे हैं कि उनके नेता। देखिए, देश भर में महंगाई चरम सीमा पर है। बिहार में अगर बात की जाए तो 27 जिलों में पेट्रोल ने हाफ सेंचुरी मार दी है। 27 जिलों में हर एक चीज़ का दाम जो है बढ़ चुका है। महंगाई पूरी तरीके से बिहार में, देश भर में लागू है। लोग जो है रोजगार के लिए, रोजगार के तलाश के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। डिग्री लेकर के भी उनको नौकरी नहीं मिल रहा। तीसरी बात अगर हम लोग करें तो जितने छोटे मोटे जो व्यापार थे, दुकान थे, सब कुछ बंद हो चुका है। और नीतीश जी की तो आदत है, कुछ जो शेष जो जीवन का जो बचा हुआ है उसके चक्कर में पूरे बिहार को जो है बर्बाद करने में तुले हुए हैं। नीतीश कुमार जी का तो जोड़ तोड़ और तिगरमबाजी से ही वो मुख्यमंत्री बने हुए, ये हर कोई जानता है। अब क्या करते हैं नहीं करते हैं। लोजपा के साथ भी जो हुआ, आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि इसमें किसका गेम था, मास्टर प्लान किसने बनाया था। तो ये जो लोग तोड़ जोड़ की राजनीति जो करते हैं, वो लोग जो है जितना ध्यान इन चीज़ों में लगाते हैं, अगर बिहार और बिहार के लोगों पर लगा देते तो शायद ये नौबत जो है नहीं होती। कल नीतीश जी कहे थे कि लोजपा में जो कुछ हुआ हमको तो कुछ पता ही नहीं है। इससे उनको कहाँ, उनको का भी पता होता है, ABCD भी उनको कहाँ कुछ पता होता है। वो तो सुबह ना अखबार पढ़ते हैं ना कुछ पढ़ते हैं। हम लोग तो भली भांति हम लोग तो जानते हैं, रह चुके हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। लेकिन फिर भी उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि 27 जिलों में पेट्रोल का डीजल जो है 100 रुपये पार हो गया होगा। उनको ये भी नहीं पता होगा कि बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ है। उनको ये भी पता होगा कि सारे लोग जो है कोरोना, बाढ़, पानी में सब लोग तबाह हैं। पुल बनते फिर टूट रहा है। जो 70 घाट जो पुल था वो हमको सुनने में आया फिर से उसका जो है उसमें कट चुका है कई बार, थोड़ी सी बारिश में। अभी तो पूरा जुलाई का, अगस्त का पूरा बाकी है। तो देखिए, अब जो भी उन्होंने किया, लोजपा को उन्होंने 2005 में भी तोड़ने की कोशिश की थी, 2010 में भी उन्होंने लोजपा को तोड़ने का प्रयास किया था। और आप सब लोगों को पता है 2010 में जब एक MLA, एक MP नहीं था लोजपा से, तो आदरणीय लालू जी ने रामविलास पासवान जी को राज्यसभा मेंबर बनाया था RJD के कोटे से। और अब चिराग को भाई को ये तय करना है कि बंच ऑफ थॉट के पुर्जे के साथ रहेंगे या संविधान निर्माता जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है उसका साथ देंगे। साथ आएंगे तो क्या रखेंगे? क्या आपके साथ अगर आते हैं तो भविष्य है? साफ बात है ना, इसमें हमने साफ तौर पे कहा है। जो RSS के बाबा, जो बाबा गोवलकर जिन्होंने बंच ऑफ थॉट्स लिखा, वो बंच ऑफ थॉट्स के साथ रहेंगे या संविधान के साथ रहेंगे, ये उनको तय करना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना लौटते ही बिहार की राजनीति में फिर से गर्माहट आ गई है। जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने बिहार सरकार को महंगाई और जोड़ तोड़ की राजनीति को लेकर घेरने की कोशिश की है, तो वहीं अब बीजेपी और जदयू ने भी उन पर पलटवार कर दिया है। बिहार जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव
कोरोना काल में 228 ट्वीट और पूरा लालू परिवार 1319 ट्वीट का और रीट्वीट का गवाह बना। नई दवा इजाद किया कि कोविड संकट से अगर लड़ना है तो ट्वीट के माध्यम से, रीट्वीट के माध्यम से माननीय तेजस्वी यादव जी, माननीय नीतीश कुमार जी का जीवन का हर क्षण बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए समर्पित है। अनर्गल बयानबाजी कर करके मीडिया में जगह पा सकते हैं। जनता ने तो आपको रिजेक्ट किया है और साथ ही साथ आप बोलते हैं पूरा परिवार भ्रष्टाचार के मामले में आरोपित हो। सजा काटने का अगर गौरव प्राप्त हुआ है तो आप ही के परिवार को मिला है और आप नसीहत दूसरे को दे रहे हैं। कम से कम आप तो संपत्ति सृजन, भ्रष्टाचार, अराजकता के पर्याय माने गए हैं। आपको बिहार के विकास और बिहार के लोगों के जीवन दशा से क्या लेना देना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजधानी पटना पहुंचे और जब मीडिया कर्मी के द्वारा उनसे पूछा गया कि कई दिनों के बाद पटना लौटे हैं तो उनका कहना था कि मैं नेता के साथ एक बेटा हूं और कोरोना काल चल रहा है। मुख्यमंत्री जी तो अपने प्रभारियों को ही घर से निकलने के लिए अनुमति नहीं दिए तो मैं बाहर कैसे आता। लालू प्रसाद यादव के तबीयत को लेकर पूछा गया तो उनका कहना था कि डॉक्टर से बात चल रही है और जल्द ही लालू यादव पटना आएंगे। सत्ता पक्ष को ये भी पता होना चाहिए कि नेता के साथ साथ हम बेटा भी हैं और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आदरणीय लालू जी की तबीयत जो है वो काफ़ी अभी ध्यान रखने की ज़रूरत है और लोग जो है वो कर रहे हैं। और कोविड का दौर भी था और नीतीश जी ने तो अपने सारे प्रभारी मंत्री हो या जितने जनप्रतिनिधि हो सबका हाथ पैर ही बांध रखे थे। लालू जी की तबीयत कैसी है फिलहाल? बातचीत चल रही है, डॉक्टर की निगरानी में है और हमको लगता है कि जल्द, मेरे ख्याल से कुछ दिनों बाद उनका पटना जो है आना हो सकता है। टीईटी 2019 का रिजल्ट आ चुका है लेकिन इसमें काफ़ी धांधली हुई है, ऐसा कहना है टीईटी 2019 अभ्यर्थियों का जिन्होंने पटना के सचिवालय गेट से शिक्षा मंत्री के घर तक मार्च निकाला। लगातार नीतीश कुमार मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, आनंद किशोर मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए शिक्षा मंत्री के आवास की तरफ बढ़ रहे थे। शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे थे लेकिन बीच में ही इको पार्क के समीप उन्हें सचिवालय थाने के पुलिस ने रोक दिया और उन्हें वापस भेज दिया। उन अभ्यर्थियों में से 5 लोगों को शिक्षा मंत्री ने मिलने के लिए बुलाया और उनसे 24 घंटे की मोहलत मांगी। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुझे 24 घंटे का समय दीजिए, मैं इनसे कुछ करता हूँ। सबका हो जाएगा। मतलब शिक्षा मंत्री ने जब तक रिजल्ट आया तो उन्होंने बोला जितने लोगों का रिजल्ट आ गया क्वालिफाइड है उनकी ज्वाइनिंग पक्की है। यहाँ तक कि संजय कुमार ने भी बच्चों को ट्वीट करके अप्लाई किया था। बच्चे ने वहाँ पे लिखा था सर जितने लोगों का रिजल्ट आया क्या जॉब पक्का है, तो उन्होंने यस लिखा था। उसी बेसिस पर आज हम मांग कर रहे हैं कि भाई जब हम मेरिट में थे तो आज बाहर कैसे हो गए। अभी हमने शिक्षा मंत्री से मिला तो उन्होंने हल्का फुल्का आश्वासन, लेकिन नहीं लगता कि वो करेंगे ऐसा। बोले 1-2 दिन का टाइम दीजिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा सरकार की तरफ से। अगर करते हैं तो आगे का क्या होगा? आगे वही बोले कि आंदोलन हम करेंगे, हम तो मेरिट में हैं। आपने बोला था हम भाई 3 महीने से मेरिट के चक्कर में पड़े हुए यहाँ पे, आज हम कहाँ जाएंगे? चलिए वहाँ चलिए। हम लोग को ज्वाइनिंग दिया जाए भैया। देखिए 86 नंबर वाला को मेरिट बन गया, 83 नंबर वाला को मेरिट बन गया, 86 नंबर वाला को मेरिट क्यों नहीं बना? क्योंकि दोनों सेम कैटेगरी का, दोनों सेम कास्ट है और दोनों का सोशल साइंस, दोनों का एक ही सब्जेक्ट भी है। बताइए ये अन्याय हो रहा है स्टूडेंट के साथ। क्या करने वाले हैं हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। हम लोग किसी न्याय मांगना चाहते करेंगे, उसके बाद नहीं होगा, नहीं कुछ आश्वासन मिलेगा सरकार की तरफ से तो हम लोग कोर्ट फाइल करेंगे। कोर्ट फाइल करने के बाद जो भी होगा, अभी हम लोग सचिवालय के पास जा रहे हैं। सचिवालय गेट के पास अभी शिक्षा मंत्री से आप लोग अभी जैसे हम लोग अभी जा रहे हैं, हम लोग को मना कर दिया गया कि पहले कुछ लोग गए हैं, मिल चुके हैं, से आप लोग को पहले देना होगा विज्ञापन, उसके बाद आप लोग मिल सकते हैं। सरकार से यही मांग है जो भी क्वालिफाई पहले से किया गया है उनको आप मेरिट में बुलाया जाए, क्योंकि पहले भी जो रिजल्ट था वो भी 24,599 सबको नौकरी जो दी भी जाएगी। अभी जो रिजल्ट तो दिया हमें उसमें भी बस 24,000 नौकरी चाहिए, नियुक्ति चाहिए, क्योंकि 12 मार्च को उन्होंने वादा किया था कि सबको नौकरी दी जाएगी। तो फिर बस आज हमें नौकरी चाहिए।
तो आज आप लोग किससे मुलाकात करने के लिए जा रहे थे? शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने जा रहे थे, लेकिन हम लोगों को रोक दिया गया है, नहीं मिलने दिया गया है। अब हम लोग सचिवालय गेट के पास जा रहे हैं। सचिवालय गेट के पास धरना पे बैठेंगे, केस फाइल करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने 2 दिवसीय दौरे पर इस वक्त दिल्ली में हैं। आंखों की जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एम्स पहुंचे, जहां एम्स में डॉक्टरों की टीम ने आंखों की जांच की। गौरतलब है कि मंगलवार को ही कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विशेष विमान से देर शाम दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली पहुंचने पर मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि आंखों के इलाज के लिए यहाँ आया हूँ, यह एक व्यक्तिगत दौरा है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रही है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल की कीमत 100 को पार कर गया है। पेट्रोल की कीमत मुजफ्फरपुर में 100.21 हो गया है, तो वहीं डीजल का दाम 94.16 हो गया है, जिसे लेकर के हमारी टीम ने बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमत को लेकर के लोगों की राय जानी है, जिसमें लोगों ने बताया कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। लीटर हो गया तेल, अच्छे दिन तो बहुत, इससे अच्छा के दिन क्या आएगा? ये तो बहुत अच्छा दिन है। 200 लीटर का दवा अच्छे दिन आ जाएंगे। 200 रुपये लीटर। हाँ, हो जाए तो मजा आया फिर। आम जन मानस पर असर नहीं पड़ेगा। अरे हम ऐसे मानो, एक बार सीधा मार दो, गलत दवा के मार दो, सब खत्म हो जाएगी कहानी। ऐसे सब उन्होंने क्या बोले, इंजेक्शन देके मत मारो, एक के साथ गला काट तो खत्म कहानी हो जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? है मेरा नाम जफर हुआ। देखिए, पेट्रोल का दाम 100 नहीं हुआ। राज्य सरकार अपना वेट कम करे तो रेट, जैसे उत्तर प्रदेश में वेट कम है, 92-93 रुपया है। बंगाल में देख लीजिए। मेन ये राज्य सरकार की कमी है, बस और कुछ नहीं। पेट्रोल का रेट उचित रेट में है, चल रहा है। और हम तो ये चाहेंगे जितना योगा बनाइए, साइकिल चलाइए, वो चलाइए। हम तो हफ्ता में 4 मरते गाड़ी निकालते हैं बस, और 3 दिन रेस्ट साइकिल पर चलते हैं, सेहत भी सही रहता है। पेट्रोल से क्या, जॉर्डन में विदेश में रेट है, इससे भी ज़्यादा रेट है। अब विदेश मुद्रा पर जाइए पहले, ये नहीं कि इंडिया पर। अब सब सरकारें खिलाएगा, या अल्लाह भर देगा अल्लाह, तो कैसे काम होगा? राजीव कुमार को पेट्रोल शतक मार चुका है। भारतीय बल्लेबाज वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप के मैचों में शतक ना मार पाए हों, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन खुशी इस बात का है कि पेट्रोल शतक मार चुका है। तो पेट्रोल को इंग्लैंड के मैदान में खिलाने में बहुत ही भारी फ़ायदा हुआ है। इससे आम आदमी के जेब पे बहुत असर पड़ रहा है। लोग इंसान 6,000 रुपये का जॉब कर रहा है और उसमें 3,000 रुपया पेट्रोल पे ही इंसान खर्च कर रहा है महीने में, और आमदनी आ रही है मात्र 3,000 रुपया, क्योंकि मार्केटिंग के काम से जुड़े हुए हर दिन पेट्रोल पे से चाहिए ही चाहिए इसमें। अब ये असर हमारे किचन पे 3 टाइम के बदला 2 टाइम ही खाना खा के गुजारना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? नाम मेरा अरमान हुआ। कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने के साथ सरकार ने बिहार में लॉकडाउन खत्म कर दिया है। पहले अनलॉक 1 और 2 का दौर आया, बिहार में अनलॉक 3 की शुरुआत हो गई है। बिहार में बुधवार से अनलॉक 3 में प्रभावी हो गया है। पहले के मुकाबले अब छूट का दायरा बढ़ाया गया है। अब दुकानें देर तक खुली रहेंगी। इसके अलावा भी इस अनलॉक में कई सहूलियत दी गई है। सरकारी और निजी दफ्तर पूरी क्षमता के साथ काम होगा। सुबह 6 बजे से पार्क और उद्यान भी खुल गए, जो 12 बजे तक खुले रहेंगे। हालांकि सरकार ने पार्कों में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने को कहा है। लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी है। जिला प्रशासन के द्वारा तय शर्तों के अनुसार दुकानें पहले की तरह एक दिन बीच करके ही खुलेंगी। भागलपुर में खाकी एक बार फिर से दागदार होते नजर आ रही है और इस बार घेरे में है विश्वविद्यालय थाना पुलिस। जहां थाना में मामला दर्ज कराने गई पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई के बदले पुलिस ने कहा कि खून बहेगा तभी दर्ज होगा मामला। यह सिर्फ वीडियो नहीं, एक पीड़ित की दास्तान है, जिसमें कि भागलपुर जिले के यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र मोहल्ला साहेबगंज की रहने वाली राधिका का है, जो अपने पिता अरुण साहब, भाई अमित कुमार और भौजाई तुलसी देवी के आतंक से परेशान है। और इसी परेशानी से तंग आकर उसने जिले के एसएसपी निताशा गुड़िया से भी गुहार लगाने पहुंची है। मेरे साथ मेरे पिताजी ने मारपीट और मेरे बड़े भाई जी ने बहुत मारपीट किए। 7-8 रोज से वो मुझे इतने गाली गलौज कर रहे थे, गंदी गंदी गालियाँ। यहाँ तक कि मेरे पिताजी ने ये बोला कि अगर तुमको कमाना खाना है तो तुम 2,000 रुपया का बोर्ड लगा दो। बोर्ड लगा करके कस्टमर आएगा, कस्टमर से कमा लेना। इतनी गंदी गंदी अभद्र बातें बोलते हुए वो लोग ने हमें बहुत मारा। अच्छा, आप ससुराल में क्यों नहीं रहते हैं? ससुराल में इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि 7 साल पहले हम ससुराल छोड़ चुके हैं। एक निहायत पीने खाने वाला मारने वाले से मेरे पिताजी ने शादी करा दी थी। उसे हम लोग छोड़ के चले आए, बोले कि हम अब नहीं रह पाएंगे,
क्योंकि ना वो मुझे कमा के खिलाता है ना ही बच्चों का परवरिश कर रहा है। इस कारण से हम 7 साल पहले ये छोड़ दिए हैं। शादी कब हुई थी आपकी? शादी 2009 में हुई थी। गार्जियन की मर्जी से या आप अपने से किए? गार्जियन की मर्जी से। बाकायदा हमें न लड़का दिखाया गया था न लड़का को लड़की देखा था। जो पसंद किए मेरे पिताजी पसंद किए थे। कहाँ आपका ससुराल है? मेरे ससुराल जिला दुमका का है, हसदिया। अच्छा, थाना गए थे? थाना गए थे। थाना में मैंने 3 दिन दौड़ा थाना ने, लेकिन मेरी शिकायत दर्ज नहीं की। क्या बोले थानेदार? थानेदार बोल रहे हैं कि आप लिख दो, हम करेंगे। और जब जा रहे हैं तब वो हमको टाल रहे हैं, गंदे अभद्र वर्ड बोल रहे हैं। थानेदार भी? जी हाँ, थानादार ने बोला। मेरी सिस्टर गई, उसके साथ भी बदतमीजी किया थानादार ने। अच्छा, आप क्या चाहती हैं? बस हम कुछ नहीं बोले थे। मेरे पिताजी मेरे इतने दिन से थोड़ा बहुत जो खर्च दे रहे थे, मैंने थोड़ी सी खर्च अपनी छोटी बहन और बड़ी बहन से ले करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। पिताजी बोले अब हम आपको 1 रुपया नहीं देंगे, तुमको जो करना है करो। फिर हमने बोला ठीक है, आप हमको 1 रुपया नहीं दीजिएगा तो हम कमा के ही खाना पड़ेगा, क्योंकि हम रहते तो कहीं भी रह जाते, लेकिन मेरे साथ 2 छोटे बच्चे हैं। अरे पापा जी क्या करवाते थे आपको? पापा जी मेरे दुकान में जितना भी मिठाई है, लड्डू है, सिंगारा का पट्टी है, समोसा सब बनवाते थे। उनके काम करते थे, तब वो मुझे खाना और मेरे बच्चे का परवरिश करते थे उनके बदले में। जिस दिन नहीं करते थे उस दिन नहीं होता था। और जब मैंने उसने बोला कि आप हमसे तुम्हारा खर्च नहीं उठेगा, 1 रुपया भी नहीं देंगे, तब हमने बोला ठीक है, हम अपने से कमा के सक्षम है कमा के बच्चे को पोसने के लिए। तब हमने थोड़ा सा दुकान पे ही प्याज आलू ले करके बैठ गया बेचने के लिए। कहाँ पर? मेरे पापा जी के ही दुकान है। कहाँ है आपको पापा का? साहेबगंज चौक, कौन थाना? अरुण मिष्ठान भंडार। कौन थाना पड़ता है वो? विश्वविद्यालय थाना। अच्छा, वहाँ जो आप आलू प्याज बेच रहे थे वहाँ से भी आपको भगा रहे हैं ना? जी हाँ, मेरे आलू प्याज छिड़िया दे रहे थे। कौन? गाली गलौज कर रहे थे मेरे पापा और मेरे बड़े भाई। रोड पर बेच रही थी कि दुकान पर? दुकान पे बेच रहे थे। उन्हीं के दुकान पर? जी हाँ। 2 दुकान है? दुकान 2 है। तो मैंने बोला कि एक में आप लोग करो, एक में मुझे कमा के खाने दो। तो उसने बोला न तुम्हें यहाँ रहने देंगे न खाने देंगे, तुम्हारा एक सामान फेंकेंगे। घर से सामान फेंकने की धमकी मिली और दुकान से आलू प्याज फेंक दिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधिका कुमारी है। पति का नाम? निरंजन सा। आपके पिता का क्या नाम है? अरुण सा। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। अभी यहाँ कहाँ आई हैं? मैं यहाँ SSP के पास आई हूँ, क्योंकि मेरे थाना में शिकायत दर्ज नहीं हो रही है। 2 दिन से मैं दौड़ रही हूँ। मार खाई थी, उस दिन भी गई। थाना ने सीधा बोला कि यहाँ खून जब तक नहीं बहेगा तब तक केस दर्ज नहीं होगा। कौन बोला? खून बहा के। अब थाना अधिकारी थे, कौन थे नहीं पता मुझे। पुलिस मतलब थाना में आपको बोला गया? जी हाँ, पुलिस विभाग के तरफ? जी हाँ। ठीक। सीतामढ़ी में संभावित बाढ़ को देखते हुए डीएम सुनील कुमार यादव ने बढ़िया एवं तकनीकी विभाग के अधिकारी के साथ सुप्पी प्रखंड अंतर्गत अख्ता सोनाखाना रामपुर कंड से सटे बागमती नदी के तटबंध का निरीक्षण किए हैं। बांध निर्माण में उपयोग किए जाने वाले सामग्री की गुणवत्ता का भी जायजा लिया। डीएम ने 24 घंटे तटबंध की पेट्रोलिंग करने के भी निर्देश दिए। डीएम ने रात्रि गश्ती को पूरी सजगता के साथ लगातार करने के लिए अधीक्षक अभियंता बागमती प्रखंड को निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि रेन कट पर पूरी निगरानी रखें। क्या क्या पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया? देखिए, एक ही निर्देश है कि अगर फ्लड आता है, इनकेस बाढ़ आती है, तो उसमें से कोई क्षति नहीं हो। जो भी लोग बांध के आसपास रहते हैं या जो गांव जो निचले हैं, वहां पर किसी प्रकार का कोई कटाव नहीं हो, रिसाव नहीं हो और कोई जान माल की, पशु की कोई क्षति नहीं हो। इस चीज़ सुनिश्चित करना ही हमारा काम है और इसीलिए हम लोग आज निकले हुए हैं, बाहर देख रहे हैं। साथ में इंजीनियर साहब भी हैं। सबको सख्त निर्देश बस एक ही है, किसी भी हालत में पानी का कोई भी लेवल हो, कुछ भी बाढ़ आए, कुछ भी बारिश हो, लेकिन कोई बाढ़ से क्षति नहीं होनी चाहिए। ये तो सौभाग्य है कि अभी तक पानी का कोई नेपाल से आया नहीं है। अगर पानी नेपाल से अगर छोड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में परेशानी बढ़ेगी।
देखिए, हमने अभी पूरा बागमती का जितना आसपास का मेजोरिटी तटबंध हम लोगों ने निरीक्षण कर ही लिया है। उसमें कई जगह जो वर्क हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। जैसे अभी हम जहाँ पे आप खड़े होकर हमारा बाइट ले रहे हो, यहाँ भी आपने देखा होगा कि काफ़ी अच्छा काम किया गया। और जैसा कि आप लोगों ने बताया भी, कई जगह कुछ स्थान है जहाँ पे कटाव की समस्या हो सकती है। अगर अभी हम लोग प्रोएक्टिव होकर उसको नहीं काम करते हैं तो उसकी जानकारी आप दीजिए। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप उसकी जानकारी दीजिए और उसको तुरंत 1 से 2 दिन में उसको हम कंप्लीट कर लें, क्योंकि अभी की हमारी जितनी तैयारी, अभी की हमारी मेहनत जो है वो बाढ़ के समय में हमें भागना नहीं पड़ेगा, हमें दौड़ना नहीं पड़ेगा। हम आराम से बाढ़ निकाल सकते हैं अगर हम अभी मेहनत कर लें। तो वही है, तो इसीलिए हम और भी अभी दोबारा फिर आएंगे। आज हमने देख लिया, कुछ हाईलाइट कर दिया, पॉइंट बता दिया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को। 1 हफ्ते 10 दिन में हम दोबारा फिर आएंगे वो चीज़ देखने के लिए कि कहाँ स्ट्रॉन्ग है। तो ये कहना कि इसको 100% करना तो, लेकिन हम 99.9% इसको जरूर कर देंगे। रोहतास के नौहट्टा थाना के सियालदा गांव में एक 9 साल के बालक शशि कुमार को जहरीले सांप ने डस लिया, जिसके बाद परिजन ने सांप को डंडे से मार दिया और घायल शशि को लेकर के सदर अस्पताल पहुंचे। साथ ही मरे हुए सांप को भी लेकर परिजन अस्पताल पहुंच गए और डॉक्टर को दिखाया। बताया कि इसी सर्प ने शशि को डसा है। बालक के इलाज के बाद स्थिति सामान्य है। वापस नहीं के किस तरह के बच्चे को लेकर के आए हैं? छोटा बच्चा है, उसको सांप काट दिया है। हाँ, इसलिए उसको सदर हॉस्पिटल सासाराम में लेके आए हैं। सांप भी लेकर के आए हैं? हाँ, सांप भी लेके आए ताकि पहचान हो सके, ताकि उसके मुताबिक इलाज हो। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार सिंह। सहरसा के नवहट्टा ब्लॉक अंतर्गत चंद्रायन रेफरल अस्पताल में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता ने 1 दिवसीय धरना देकर के बताया कि अस्पताल लालू यादव के टाइम में सन 1990 को उद्घाटन किया गया था, लेकिन जब नीतीश सरकार की राज आया तो इसे रेफरल अस्पताल को बंद कर दिया गया और कॉपी कलम पर रेफरल अस्पताल चल रहा है। तो वही जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष ने बताया कि बहरी सरकार में हम सभी लोग मर रहे हैं और कोविड-19 जैसे महामारी में भी कई लोगों की मौत हो गई है। जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। दिवसीय धरना पर बैठने का क्या मुख्य उद्देश्य है सर? जन अधिकार पार्टी ने नवहट्टा से चंद्रायन रेफरल हॉस्पिटल को चालू करवाने के लिए धरना पे बैठी है। हम लोग सहरसा जिला के जितने भी प्रखंड में पीएचसी हैं, लगातार सभी को चालू करवाने के लिए धरना का कार्यक्रम करेंगे। हमारे पप्पू यादव जी का को सरकार सुदृढ़ करे, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। उसी कड़ी में हम लोगों ने आंदोलन की आगाज कर दी है और लगातार हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। यादव जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी सहरसा। रोहतास जिला के डीएम धर्मेंद्र कुमार ने सासाराम के सदर अस्पताल का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर में बनने वाले एमसीएच तथा बच्चों का स्पेशल वार्ड के लिए स्थल का निरीक्षण किए। इस अस्पताल को मॉडल अस्पताल के रूप में डेवलप भी करना है, जिसे लेकर प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अस्पताल का हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आ जाए थे। यहाँ पर एमसीएच वार्ड बनना है और इसके साथ साथ बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट वार्ड बनेगा। सदर अस्पताल में 200 बेड का अस्पताल बनना, उसी के लिए हम लोग स्पेस देखने के लिए आ जाए थे। फिर ऑक्सीजन का भी आपको आइडिया होगा कि एक बैठना है प्लांट यहाँ पे, तो उसका भी स्थान देखने के लिए। वहीं रोहतास जिला के संझौली प्रखंड के छलका गांव में गरीब मजदूर देवमुनि यादव के 3 दिव्यांग बच्चे हैं, जो न चल पाते हैं, ना ही नित्य क्रिया कर पाते हैं, यहां तक कि भोजन भी अपने हाथों से नहीं कर पाते। आफत का पहाड़ इस परिवार पर तब टूटा जब इनका कच्चा मकान इस बरसात में गिर के धराशायी हो गया। ऐसे में इन्हें गाँव के हाई स्कूल में शरण लेना पड़ रहा है। पूरा परिवार स्कूल के बरामदे पर कल से ही रह रहा है। दिव्यांग में बड़ा भाई मंतोष, उसके बाद रंतोष और उसके बाद धनतोष है। क्योंकि जन्म से यह तीनों दिव्यांग नहीं थे, लेकिन समय के साथ देवमुनि यादव के तीनों बच्चे दिव्यांग हो गए। घर नहीं थे, घर द्वार नहीं थे, घर गिर गए। कैसे गिर गए? दूनी से बरसात में, बरसात आयल तो गिरल। अब कैसे गिरल? सब ढवाल नहीं रहे गिरल। तो वह मधु जी अली तो हमने की स्कूल पर व्यवस्था कर दिली कि आप लोग चल जाए स्कूल पर, ना तो हम लड़का फेंको सब जता जी असन। तो हमने की वह अली तो जब व्यवस्था कर दिली तो हमने के ए जाके बनी जाए। तो खाना व्यवस्था एजा नहीं खे तो खाना वजह से ईटा के चूल्हा बनैले रही, तो राते बुनी भइल, देवाल फंस गई। तो फिर हम ईटे के बना के कोई सहूँ वही घर में दूध काट के खाई लेके लेकिन का हम अपना खाना खिएनी है। का नाम बा? खिया कर रखनी है। का नाम बा? अनिता देवी। फिलहाल आज की खबरों में बताइए। आप देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार।